सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को शुरू किया। तो इस योजना में क्या होगा? इसमें राजस्थान राज्य के हर पशुपालक या किसान को प्रति पशु पर 40,000 रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। और इस योजना के द्वारा हर पशुपालक या किसान परिवार को इस योजना के तहत 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मतलब कितने पशुओं को बीमा मिलेगा इस योजना के अंतर्गत? 2 पशुओं को प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा कवर होगा। तो यह है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, शुरू किया राजस्थान ने। अब देखो, राजस्थान को हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो आज मैं राजस्थान राज्य न पढ़ा करके एक काम करता हूं, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं अभी कुछ दिनों में हमने पढ़ी है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसा कि अभी आपको बताया, सवेरा योजना ये शुरू की थी प्रयागराज पुलिस ने। लाडली बहना योजना, इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया। उसी तरह से लाडली लक्ष्मी योजना को भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। प्रणाम योजना, इसका संबंध है भूमि प्रदूषण को कम करने से। ग्रामीण मित्र योजना को गोवा ने शुरू किया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसको उत्तराखंड ने शुरू किया। आसरा पेंशन योजना, इसको तेलंगाना ने शुरू किया। तो शुभ यात्रा योजना, इसको केरल ने शुरू किया। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, इसको भी केरल ने शुरू किया। अम्मा और बहिनी योजना, इसको सिक्किम स्टेट ने शुरू किया। और प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसको हरियाणा राज्य ने शुरू किया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न के साथ 12 इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी हाल ही में कुछ दिनों में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दी। तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम ये किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो अभी भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। किसने? हिताची पेमेंट बैंक ने। ये जापान का है। और इसने किसकी सहायता से लॉन्च किया? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो जो भी आप जैसे फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह या पेटीएम वगैरह के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हो, तो वो यूपीआई के माध्यम से ही करते हो। और जैसे अभी एटीएम पे आप जाते हो, एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो एटीएम से आप पैसे निकालने जाते हो तो डेबिट कार्ड आपका यूज होता है, वो लगाते हो, फिर पिन वगैरह डालते हो तो उसमें से पैसे आते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, जो भी आप पेटीएम, फोन पे वगैरह जो भी आप यूज करते हो, वो वहाँ एटीएम पे जो क्यूआर कोड आएगा उसको स्कैन करना, उससे फिर अपना पिन वगैरह डाल और एटीएम से आपके पैसे बाहर आ जाएंगे। एटीएम कार्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, भारत का पहला यूपीआई एटीएम ये किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। और इसे भारत में पहली बार कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ग्लोबल फिनटेक समिट जो अभी हुई थी मुंबई में, वहां पे इसको लॉन्च किया गया। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और आपको याद है भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पे स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा हैदराबाद में। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे स्थापित किया गया, तो ये किया गया था गुरुग्राम में। अच्छा, यूं बताओ, किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और यूं बताओ, अभी किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया था? तो आंसर होगा रेजर पे। और किस बैंक की सहायता से? एक्सिस बैंक की सहायता से। और अगर पूछा जाए कि यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा बना? तो आंसर होगा रिलायंस जियो। अच्छा, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन सा बना? तो आंसर होगा रेजर पे। और आपको याद है, भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर के रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया था? तो आंसर होगा सिंगापुर। और यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। और अगर पूछे कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा नेपाल। और अगर पूछे कि किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू किया गया, तो आंसर होगा फोन पे। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मालिनी राजूरकर का निधन हो गया। वे किस संगीत घराने की प्रतिपादक थी? तो आंसर होगा ग्वालियर घराने। तो ग्वालियर घराने की प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता
हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजूरकर का भी निधन हो गया। वे ग्वालियर घराने की प्रतिपादक थी और ख्याल और टप्पा शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। देखो, भारत सरकार भारत में दो प्रकार के शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी को मान्यता देता है। तो ग्वालियर घराना ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराने ख्याल घराने में से एक है। और आपको बता दूं कि उस्ताद नाथन पीर बख्श और उस्ताद नातू खा, इनको ग्वालियर ख्याल शैली का आविष्कारक माना जाता है। अच्छा, अभी आपको याद है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, जिन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका भी निधन हो गया। उनका नाम क्या है? बिंदेश्वर पाठक। और अभी CCR राव का भी निधन हो गया। भारत के महान गणितज्ञ व प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक थे ये, जिन्हें अभी 2023 में सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, वो मिला था। इनका निधन हो गया। अभी अडोब के सह संस्थापक रहे जॉन वॉर्नेक का निधन हो गया। और अभी लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक जॉन बी गुडेनफ का निधन हो गया। उसी तरह से इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो गया। और अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही वाणी जयराम का निधन हो गया। अभी 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उनको। और इसी तरह से एक तो दिलीप महालनोबिस का नाम याद रखना, ORS का जनक इनको कहा जाता है। अभी 2023 में पद्म विभूषण के लिए इनको चुना गया। और इसी तरह से डॉक्टर BV दोषी, बाल कृष्ण विठल दास दोषी, इनको भी 2023 में पद्म विभूषण के लिए चुना गया। इनका भी निधन हो गया। और अभी 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फूकन का भी निधन हो गया। असमिया कवि थे ये। तो ये भी कुछ नाम न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आइडॉल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नाम की बुक को अभी अमिश त्रिपाठी ने किसके साथ मिलकर लिखा? तो आंसर होगा भावना रॉय। बुक का नाम है आइडॉल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। इसे अमिश त्रिपाठी ने भावना रॉय के साथ मिलकर के लिखा है। तो इस बुक में भारत और दुनिया भर में होने वाली मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है। बाकी रूपा पाए द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम की बुक को लिखा। नारायण वाघुल रिफ्लेक्शन नाम की बुक को लिखा। और कस्तूरी रे, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर बुक लिखी है। बुक का नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल, लिखा है कस्तूरी रे ने। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में स्वच्छ वायु दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 सितंबर को। तो हर साल 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस या स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में इस दिन को मनाया जाता है हर साल 7 सितंबर को। 2023 में इसका ये चौथा संस्करण है और थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। आपको बता दूं 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में 7 सितंबर को इस दिन के रूप में नामित किया गया था। और विंड से, वायु से आपको याद आएगा, एक ग्लोबल विंड डे भी होता है। वो कब मनाते हैं? 15 जून को। देखो सितंबर में अभी कौन कौन से डे मना चुके हैं तो ज्यादा नहीं है। एक तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस हो गया, 5 सितंबर का इंटरनेशनल चैरिटी डे याद रखना, और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस। और एक तो पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक मना रहे हैं, और पूरा सितंबर तो हम पोषण माह के रूप में मना ही रहे हैं। और एक साक्षरता सप्ताह मनाया 1 से लेकर 8 सितंबर तक। बस ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गाजियाबाद। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023, एक तो इसका आयोजन किसने किया? भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। तो 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। और गाजियाबाद से याद आएगा आपको कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर आपका गाजियाबाद ही है, जबकि दूसरा इंदौर है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे ड्रोन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। अभी ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर, इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? भारत। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? इजराइल।
और देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पे खोला गया? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। अच्छा, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये स्थापित की गई केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया? उसका नाम है वरुण। और अभी भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया जिसका नाम है इंद्रजाल, जिसका रेंज 4000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी? तो आंसर होगा 10। तो भारत, या आप जानते हो, 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अभी विदेश मंत्रालय ने G20 इंडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जो 10 भाषाओं में G20 से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। वे 10 भाषाएं कौन कौन सी है? इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और अरबिक, चाइनीज, पुर्तगीज और रशियन भाषा। तो इस एप्लीकेशन के जरिए आप G20 से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल। तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं जिसका आयोजन हुआ कहाँ पे? साउथ कोरिया में। और इसमें भारतीय टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है। और इसमें भारतीय टीम की बात करें तो शरद कमल, जी साथियान और हरमीत देसाई की जोड़ी है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल जीता। इनको ताइवान ने हरा दिया था, मतलब ताइवान ने भारतीय टीम को इसमें हराया और गोल्ड जीता चाइना की टीम ने। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा चेन्नई। तो ये पहली बार होगा जब चेन्नई ये स्ट्रीट 20 की मेजबानी करेगा। तो स्ट्रीट क्रिकेट की बात करें तो 15 देशों के सड़क पर रहने वाले बच्चों के बीच होता है ये। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। तो बताओ, अभी हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया? मुंबई। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023। और अभी इसका आयोजन किसने किया? UIDAI ने। कहाँ पे? मुंबई में। और याद है इसकी थीम क्या है? रे इमेजिंग आधार। और UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 2016 में और आधार भी इसी ने बनाया। वैसे आधार नंबर जो होता है कितने डिजिट की होती है? तो 12 डिजिट। और अब इसके CEO बने थे UIDAI के, नाम है अमित अग्रवाल। अब चलो मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया 8 सितंबर। फिर पूछा, देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया सांची मध्य प्रदेश। फिर पूछा, अभी किसने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की? प्रयागराज पुलिस। और अभी सितंबर 2023 में किसने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को लॉन्च किया? जापान। फिर बताओ, अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव बन गए कौन? नीरज मित्तल। और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा लोकेश सूजी। और अभी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली। और फिर पूछा कि 53वें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में, तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। और बताओ, अभी 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता हरियाणा ने। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दो, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन गए, नाम है बोला टिनुबू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।